सभी को नमस्कार। मैं कपिल डांगी, लेक्चरर इन केमिस्ट्री एट गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भोड़की, झुंझुनू, राजस्थान। आज अपन पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स पार्ट 7। पार्ट 6 अपन पहले पढ़ चुके हैं, 1 से लेकर 6 तक कंटिन्यू अकॉर्डिंग टू सिलेबस चल रहे हैं। आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वह है थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड एक्टिवेशन एनर्जी, दहली ऊर्जा और सक्रियण ऊर्जा। ये ऊर्जाएं होती क्या है, इनको थोड़ा सा इनकी परिभाषा पे अगर अपन चर्चा करें तो देखिएगा कि किसी भी अभिक्रिया के संपन्न होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को दहली ऊर्जा कहते हैं। किसी भी अभिक्रिया के संपन्न होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को दहली ऊर्जा कहते हैं, और किसी अभिक्रिया के संपन्न होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अतिरिक्त ऊर्जा को सक्रियण ऊर्जा कहते हैं या एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। ये होती क्या है, इनको इनके ऊर्जा आरेख से समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, जैसे सबसे पहले मैं वे अभिक्रिया ले रहा हूं जो सिर्फ एक पद में होती हैं, वन स्टेप रिएक्शंस। जो अभिक्रियाएं सिर्फ एक ही पद में संपन्न होती हैं। जैसे कोई अभिक्रिया है जिसमें अभिकारक A अभिक्रिया करके उत्पाद बनाता है, यह है अभिकारक, और यह है उत्पाद। इस अभिक्रिया में अभिकारकों को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए जिन ऊर्जाओं की आवश्यकता पड़ती है, उन ऊर्जाओं को मैं ऊर्जा आरेख से बताने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले देखिएगा, ये जो आरेख है इसमें इस अक्ष की तरफ है स्थितिज ऊर्जा, और इधर है अभिक्रिया निर्देशांक या अभिक्रिया की प्रगति, अभिक्रिया की प्रगति इस अक्ष की तरफ। मान लेते हैं कि जो अभिकारक है प्रारंभ में उसके पास इतनी ऊर्जा है, यह है अभिकारक A। इस अभिकारक को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए इस ऊर्जा स्तर से गुजरना पड़ता है, इसके ऊपर से गुजरना पड़ता है। यह है उत्पाद P, यह है उत्पाद और यह है अभिकारक। देखिएगा, अभिकारक के पास पहले से इतनी ऊर्जा है, इसे उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए इस ऊर्जा अवरोध को पार करना पड़ता है। तो कितनी ऊर्जा और चाहिए, इतनी ऊर्जा और चाहिए। इस अतिरिक्त ऊर्जा को क्या कह रहे हैं, सक्रिय ऊर्जा, सक्रिय ऊर्जा। कितनी ऊर्जा अभिकारक के पास पहले से है, इतनी ऊर्जा इस ऊर्जा अवरोध को पार करने के लिए अभिकारक को और चाहिए। इस अतिरिक्त ऊर्जा को क्या कह रहे हैं, सक्रिय ऊर्जा। सक्रिय ऊर्जा और अभिकारक की ऊर्जा को अगर जोड़ दें, जो पहले से उपलब्ध ऊर्जा है उसको जोड़ दें, तो कुल आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा ये क्या हो गई, दहली ऊर्जा। तो देखिएगा, इन अभिकारकों को उत्पाद में परिवर्तित करने के लिए कम से कम इतनी ऊर्जा चाहिए। तो न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा तो क्या हो गई, दहली ऊर्जा। उसमें से इतनी ऊर्जा इनके पास पहले से है, इतनी अतिरिक्त ऊर्जा चाहिए, तो न्यूनतम आवश्यक अतिरिक्त ऊर्जा क्या हो गई, सक्रिय ऊर्जा। तो सक्रिय ऊर्जा और दहली ऊर्जा में जो संबंध है उसको अपन इस समीकरण की सहायता से लिख सकते हैं, दहली ऊर्जा बराबर सक्रिय ऊर्जा प्लस
अभिकारक अणुओं की ऊर्जा जो उसके पास पहले से उपलब्ध है। ठीक है, जैसे इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मार्केट में कोई पेन मिलता है 50 रुपए का और आपकी जेब में है 20 रुपए। ठीक है, अब कोई आपसे पूछे कि उस पेन को खरीदने के लिए कम से कम कितने रुपए चाहिए, तो 50 रुपए चाहिए। ठीक है, वह 50 रुपए क्या हो गया, यहां पर उसको दहली ऊर्जा कह सकते हैं कि भाई उस पेन को खरीदने के लिए न्यूनतम आवश्यक रुपए कितने हैं, 50। अब आपकी जेब में 20 रुपए पहले से हैं, कितने और चाहिए, 30 रुपए और चाहिए, कम से कम 30 रुपए और चाहिए। तो न्यूनतम आवश्यक अतिरिक्त रुपए कितने हो गए, 30। तो जो 30 है वो क्या हो गया, सक्रिय ऊर्जा हो गई। और 20 क्या हो गया, 20 है आपके पास पहले से उपलब्ध रुपए, जो यहां पर हो गए अभिकारक के पास पहले से उपलब्ध ऊर्जा। तो जहां 50 रुपए है वो तो हो गया दहली ऊर्जा, जो अतिरिक्त न्यूनतम आवश्यक 30 रुपए हैं वो यहां पे क्या हो गया, सक्रिय ऊर्जा, और जो 20 रुपए हैं वो पहले से अभिकारक की उपलब्ध ऊर्जा के बराबर हो जाता है। ऐसा अपन समझ सकते हैं। अब इसमें देखिए, अभिकारक की उत्पाद की ऊर्जाएं हैं वो एक जैसी नहीं है। अभिकारक की ऊर्जा तो इतनी है पहले से, और उत्पाद की ऊर्जा का मान हो गया कम, तो इतना अंतर आ गया। इस अंतर को मैं एंथैल्पी परिवर्तन के द्वारा दर्शा रहा हूं। मतलब उत्पाद की ऊर्जा है वो अभिकारक की ऊर्जा से कम है, तो जो ऊर्जा है अभिकारक की वो कहां गई, वह ऊष्मा के रूप में निष्कासित हो जाती है। तो इस प्रकार की अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद की ऊर्जा का मान अभिकारक की ऊर्जा से कम है उन्हें क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो ये जो आपके सामने आरेख है ये किन अभिक्रियाओं के लिए है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के लिए है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के लिए आप इस तरह का आरेख बना सकते हैं। अगर अभिक्रिया ऊष्मा शोषी है तो उसके लिए आरेख देखिए कैसा बनेगा। इधर वही स्थितिज ऊर्जा, इधर अभिक्रिया निर्देशांक या अभिक्रिया की प्रगति, अभिक्रिया की प्रगति, प्रारंभ में जो अभिकारक है उनकी ऊर्जा ये ऊर्जा अवरोध, और ये है उत्पाद की ऊर्जा, उत्पाद है P। अभिकारक और इस उच्चतम ऊर्जा स्तर के मध्य जो ऊर्जा अंतराल है वो क्या हो गया, सक्रियण ऊर्जा, सक्रियण ऊर्जा। और अभिक्रिया संपन्न होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा का मान, कम से कम इतनी ऊर्जा चाहिए, ये क्या हो गई, दहली ऊर्जा। अब यहां देखिएगा ये A है अभिकारक, इसकी ऊर्जा का मान उत्पाद की ऊर्जा से कम है, या फिर यूं कहें कि उत्पाद की ऊर्जा का मान अभिकारक की ऊर्जा से ज्यादा है। इसका मतलब अभिक्रिया के दौरान ऊर्जा का अवशोषण हो रहा है, ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है। तो अभिक्रिया कैसी हो गई, ऊष्मा शोषी। तो ये जो ऊर्जा आरेख है ये किन अभिक्रियाओं के लिए है, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाओं के लिए है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं में उत्पाद की ऊर्जा अभिकारकों की ऊर्जा से कम है, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाओं में उत्पाद की ऊर्जा अभिकारकों की ऊर्जा से ज्यादा है। तो आप इन आरेखों की सहायता से दहली ऊर्जा, सक्रियण ऊर्जा की व्याख्या कर सकते हैं। साथ ही आरेख से आप ये भी बता सकते हैं कि अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपी हैं या ऊष्मा शोषी है। अब आपके सामने ये जो ऊर्जा आरेख बने हुए हैं ये ऊर्जा आरेख उन अभिक्रियाओं के लिए है जो सिर्फ एक पद में संपन्न होती है कि अभिकारक है, ऊर्जा अवशोषित करेगा, संक्रमण अवस्था का निर्माण होगा और उससे उत्पाद बन जाता है। अगर
ऐसी अभिक्रियाओं का अध्ययन करें जो दो पदों में संपन्न होती हैं, मतलब जिसमें मध्यवर्ती भी बनता है, तो उनके लिए देखिए ऊर्जा आरेख किस प्रकार से बनते हैं। एक पद में जो अभिक्रिया होती है उनमें कोई मध्यवर्ती नहीं बनता है, उनमें सिर्फ संक्रमण अवस्था बनती है। संक्रमण अवस्था क्या है? उच्चतम ऊर्जा वाली अवस्था। इसको अपन डिटेल में जब आरएनएस का सिद्धांत पढ़ेंगे तो उसमें अपन देखेंगे संक्रमण अवस्था, सक्रिय संकुल क्या होते हैं। जो दो पदों में अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं उनमें मध्यवर्ती का निर्माण होता है। देखिएगा, टू स्टेप रिएक्शंस, टू स्टेप रिएक्शंस, दो पदों वाली अभिक्रियाएं इसमें जैसे अपन एक एग्जांपल लें कि अभिकारक ए स्टेप फर्स्ट में बी में परिवर्तित होता है और ये बी स्टेप सेकंड में सी में परिवर्तित होता है। सी यहां पर मुख्य उत्पाद है और ए है ये अभिकारक है। ए से बी बना, बी से सी बना। अब इसमें देखिएगा स्टेप फर्स्ट की अगर अपन बात करें, स्टेप फर्स्ट कैसे होगा? ए से ए स्टार बनेगा। ए स्टार क्या है? उच्च ऊर्जा वाले अणु, मतलब सक्रिय अणुओं को भी अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे। टक्कर सिद्धांत है, आरएनएस सिद्धांत है, उसमें देखेंगे। और फिर ये उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। स्टेप फर्स्ट हो गया। स्टेप सेकंड में क्या होता है? बी से बी स्टार और उससे सी उत्पाद का निर्माण हो गया। ए है, इसने सक्रिय ऊर्जा के बराबर ऊर्जा ग्रहण करी और ये उच्चिष्ट सबसे ज्यादा ऊर्जा वाले स्थान पे पहुंच गया, जिसे अपन सक्रिय अणु कहते हैं। सक्रिय अणु बी में परिवर्तित हो गया। फिर बी है, इसने भी अपने पद के लिए आवश्यक सक्रिय ऊर्जा के बराबर ऊर्जा अवशोषित करी और सक्रिय अणु में परिवर्तित हो गया और ये फिर इसमें परिवर्तित हो जाता है, उत्पाद सी में परिवर्तित हो जाता है। अगर मान लेते हैं ये अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है तो इसके लिए दो प्रकार के आरेख प्राप्त हो सकते हैं। देखिए कैसे। इधर है वही स्थितिज ऊर्जा, इधर अभिक्रिया की प्रगति, देखिएगा। माना अभिकारक के पास पहले से इतनी ऊर्जा है, ये है अभिकारक ए। इसने अपने पद की सक्रिय ऊर्जा के बराबर, ये है सक्रिय ऊर्जा के बराबर ऊर्जा अवशोषित करी, ए स्टार में बदला और ए स्टार किस में बदल गया? बी में बदल गया। फिर बी है, इसने क्या किया? इस पद के लिए आवश्यक सक्रिय ऊर्जा को अवशोषित किया और बी स्टार में ये परिवर्तित हो गया। बी स्टार टूट के सी उत्पाद बना देता है। दो स्टेप हो गए, ए से बी, बी से सी। ए से पहले ए स्टार बना और टूटकर बी बना लेता है। बी सक्रिय ऊर्जा के बराबर ऊर्जा अवशोषित करके बी स्टार बना लेता है और सी का निर्माण करता है। अब देखिए,
ये जो सक्रियण ऊर्जा है मैं इसे EA1 लिख देता हूं। ये जो सक्रियण ऊर्जा है इसे मैं EA2 लिख देता हूं। ठीक है, आप यहां पे देख के बताइए कौन से का मान ज्यादा है? EA1 का मान ज्यादा है। EA1 इज ग्रेटर देन EA2, मतलब A से B में परिवर्तन के लिए आवश्यक सक्रियण ऊर्जा का मान B से C में परिवर्तन के लिए आवश्यक सक्रियण ऊर्जा से ज्यादा है। तो कौन सा पद धीमा होगा? जिसमें ज्यादा ऊर्जा लगेगी। ज्यादा ऊर्जा पद एक में लग रही है जिसमें A से B का निर्माण हो रहा है। तो A से B वाला जो पद है वो ज्यादा ऊर्जा लगने के कारण धीमा पद हो जाता है। तो प्रथम पद जो A से B का निर्माण कर रहा है धीमा पद होने के कारण क्या हो गया? वेग निर्धारण पद हो गया। तो वे अभिक्रियाएं जो दो पदों में संपन्न हो रही हैं उनमें वह पद जिसके लिए ज्यादा सक्रियण ऊर्जा लगती है वह धीमा पद होता है और वह पद ही वेग निर्धारण पद हो जाता है। इसमें कौन सा पद वेग निर्धारण पद है? A से B बना, मतलब ये जो फर्स्ट है, फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप है वो वेग निर्धारण पद है। वेग निर्धारण पद, वेग, तो इसके लिए अपन इस प्रकार का आरेख बनाएंगे। दूसरे प्रकार का आरेख वही ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया के लिए। ऊष्माक्षेपी देखिएगा, उत्पाद की ऊर्जा विकारक से कम है तो ऊष्माक्षेपी तो हो गया। दूसरे प्रकार से ये आरेख कैसे बनेगा, या दूसरे प्रकार की अगर ये अभिक्रिया हो तो आरेख कैसे बनेगा? इधर स्थितिज ऊर्जा, इधर अभिक्रिया की प्रगति। देखिएगा, वही अभिकारक A के पास पहले से इतनी ऊर्जा है, B में परिवर्तित होने के लिए इसे इतनी सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता है जिसको मैं लिख रहा हूं EA1। यहां संक्रमण अवस्था है A का। अब B से उत्पाद बनने के लिए इतनी सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता है, इसे मैं लिख रहा हूं EA2। ये संक्रमण अवस्था है B स्टार। दूसरे प्रकार का देखिए, ये आरेख है आपके सामने। इस आरेख में A से B में परिवर्तन के लिए EA1 के बराबर सक्रियण ऊर्जा चाहिए। दूसरे पद में B से C में परिवर्तन के लिए आपको EA2 के बराबर सक्रियण ऊर्जा चाहिए। EA2 का मान EA1 से ज्यादा है। जिस पद के लिए सक्रियण ऊर्जा का मान ज्यादा होगा वह धीमा पद होगा और वह पद ही वेग निर्धारण पद होगा। तो ये जो दूसरा आरेख है ये ऊष्माक्षेपी तो है, उत्पाद की ऊर्जा A से या अभिकारक से कम है, लेकिन इसमें जो दूसरा पद है जिसमें B से C का निर्माण हो रहा है उसमें ज्यादा सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होने के कारण दूसरा पद वेग निर्धारण पद है। तो इसमें जो B से C है वो वेग निर्धारण पद है। तो ये कोई ऐसा एक एग्जांपल लिया जिसमें दो पदों में संपन्न हो रही है अभिक्रिया। A से B बना, B से C बना। A से B बनने के लिए आवश्यक सक्रियण ऊर्जा को मैंने EA1 लिखा। B से C परिवर्तन के लिए आवश्यक सक्रियण ऊर्जा को EA2 लिखा। पहले आरेख में EA1 का मान EA2 से ज्यादा है, इसलिए पहला पद A से B ये वेग निर्धारण पद है। दूसरे आरेख में EA2 का मान EA1 से ज्यादा है, इसलिए दूसरा पद B से C का निर्माण हो रहा है, वह वेग निर्धारण पद है। तो इन आरेखों की सहायता से आप बता सकते हैं कि सक्रियण ऊर्जा क्या होती है, देहली ऊर्जा क्या होती है
ऊष्मा क्षेत्रीय अभिक्रियाओं के लिए आरेख कैसे लिखेंगे, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाओं के लिए आरेख कैसे लिखेंगे, अगर अभिक्रियाएं दो पदों में संपन्न हो रही हैं तो कौन सा वाला पद धीमा होगा या वेग निर्धारण पद होगा, उन सब के लिए आप इन आरेखों की सहायता से व्याख्या कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है केमिकल काइनेटिक्स में, इन सब चीजों का आपको ज्ञान होना आवश्यक है। अब देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत है केमिकल काइनेटिक्स में जिसे हम कहते हैं कोलिजन थ्योरी, टक्कर सिद्धांत। टक्कर सिद्धांत क्या है, या जिसको संघटवाद के नाम से भी अपन पढ़ते हैं या पहचानते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल काइनेटिक्स पार्ट 7 में, वो है कोलिजन थ्योरी, संघटवाद या टक्कर सिद्धांत। यह सिद्धांत दिया था ट्राउट्स एंड लुईस नामक वैज्ञानिक। ट्राउट्स और लुईस नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने यह सिद्धांत प्रपोज किया था, प्रतिपादित किया था। यह सिद्धांत क्या कहता है कि किसी भी अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों के अणुओं के मध्य होने वाली टक्करों की संख्या पर निर्भर करता है। डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ कोलिजन टेक प्लेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। टक्करों की संख्या पर निर्भर करता है। इस सिद्धांत के अनुसार जो अभिकारकों के अणु हैं उनको दृढ़ गोलों के रूप में माना गया है। ये ध्यान रखिएगा, दृढ़ गोलों के रूप में उनको माना गया है। अब यहां पे देखिए मैंने एक शब्द काम में लिया टक्कर, टक्करों की संख्या, जिनको हम कहते हैं टक्कर आवृत्ति भी कह सकते हैं। टक्कर आवृत्ति भी इनको कह सकते हैं। देखिएगा क्या चीज है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी या टक्कर आवृत्ति की अभिक्रिया मिश्रण के इकाई आयतन में प्रति सेकंड होने वाली टक्करों की कुल संख्या को टक्कर आवृत्ति या कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। अब इस सिद्धांत के अनुसार जो अभिक्रिया का वेग है वो होता है ZQ के बराबर, Z गुणा Q के बराबर। इसमें दो राशियां हैं, देखिए क्या है। Z है यहां पे टक्कर आवृत्ति और Q है सक्रियत अणुओं का अंश, सक्रियत अणुओं का अंश। सक्रियत अणुओं से क्या मतलब है, अभी अपन ने इससे पिछले टॉपिक में ही देखा था कि किसी भी अभिक्रिया के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, दहली ऊर्जा, आवश्यक न्यूनतम अतिरिक्त ऊर्जा है वो सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। तो वे अणु जिन्होंने सक्रियण ऊर्जा के बराबर ऊर्जा ग्रहण कर ली और दहली ऊर्जा के बराबर कुल ऊर्जा का मान हो गया, उन अणुओं को क्या कह रहे हैं, सक्रिय अणु कहते हैं। मतलब इन अणुओं की ऊर्जा का मान दहली ऊर्जा कम से कम दहली ऊर्जा के बराबर होता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है। उन अणुओं को सक्रिय अणु कहते हैं। और इसको मैं यूं में लिख सकता हूं, वेग बराबर Z e का घातांक माइनस EA बटा RT। वेग बराबर Z गुणा E का घातांक माइनस EA बटा RT। Z वही टक्कर आवृत्ति और E का घातांक माइनस EA बटा RT क्या है, ये है Q बराबर E का घातांक माइनस EA बटा RT। ये है सक्रिय अणुओं का अंश। इसमें EA है अभिक्रिया के लिए आवश्यक सक्रिय ऊर्जा
R है गैस स्थिरांक और T है परम ताप। ठीक है, अब देखिएगा यहां ये जो बात अपन कर रहे हैं कि अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया में होने वाली कुल टक्करों की संख्या पर निर्भर करता है, या ये जो समीकरण आपके सामने है ये सरल अभिक्रियाओं के लिए तो ठीक है, लेकिन जटिल अभिक्रियाओं पर इसको लागू नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? तो उसके लिए दो प्रकार के अवरोध होते हैं जो अभिक्रिया को रोकने का काम करते हैं। अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए उन अवरोधों को पार करना पड़ता है। वो देखिए क्या है। जटिल अभिक्रियाओं के लिए, जटिल अभिक्रियाओं के लिए अभिक्रिया संपन्न करने के लिए, संपन्न होने के लिए जो दो अवरोध हैं, एक तो है ऊर्जा अवरोध, ऊर्जा अवरोध, और दूसरा अवरोध है अभिविन्यास अवरोध। ऊर्जा अवरोध तो वही अवरोध, मतलब सक्रिय ऊर्जा के बराबर अतिरिक्त ऊर्जा चाहिए उनको, वो ऊर्जा नहीं होगी तो अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी, तो वो तो हो गया ऊर्जा अवरोध। ये अभिविन्यास अवरोध क्या चीज है कि मान लेते हैं कि जो अभिक्रिया मिश्रण में टक्करें हो रही हैं वो सक्रिय अणुओं के मध्य हो रही हैं, ठीक है, लेकिन टक्करों के समय अगर अणुओं का अभिविन्यास सही नहीं हुआ तो सक्रिय अणु होने के बावजूद वो उत्पाद में परिवर्तित नहीं हो पाएंगे। इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे NO2 प्लस NO2 से बना N2O4 ये है, ठीक है। इसके सक्रिय अणुओं के मध्य जब टक्करें होंगी तो अभिविन्यास कैसे हो सकता है। जैसे ये है N और इस पर ये दो ऑक्सीजन के अणु हैं, एक अणु, ये दूसरा अणु NO2 का जिसका ये नाइट्रोजन और ये ऑक्सीजन, इनके मध्य इस तरह से टक्कर हो रही है और उत्पाद बना N2O4। ये N आपस में बंध बना लेते हैं, इसके ऊपर ऑक्सीजन, इसके ऊपर ऑक्सीजन, इस पे ऑक्सीजन और ये दूसरा ऑक्सीजन। तो अगर इन अणुओं के मध्य इस तरह से टक्करें हो रही हैं तो उत्पाद N2O4 बन जाता है। ये है NO2 और ये है NO2, ये है N2। तो सक्रिय अणुओं के मध्य टक्करों के दौरान अगर इस प्रकार से अभिविन्यास होगा तो उत्पाद का निर्माण हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो अणु तो सक्रिय हैं लेकिन उनका अभिविन्यास सही नहीं है, ये NO2 का एक अणु, ये NO2 का दूसरा अणु, अगर इस तरह से सक्रिय अणु होते हुए भी इनका अभिविन्यास ऐसा है तो वो आपस में क्रिया करके उत्पाद का निर्माण नहीं कर पाएंगे। तो देखिएगा क्या क्या चीजें हो गई। अभिक्रिया में किन किन बातों पर निर्भर कर रहा है। सबसे पहले कि इकाई आयतन में प्रति सेकंड होने वाली टक्करों की कुल संख्या, जिसे अपन टक्कर आवृत्ति कहते हैं। उन टक्करों में से वो सारी टक्करों से उत्पाद नहीं बनेगा, उनमें से वे टक्करें महत्वपूर्ण हैं जो सक्रिय अणुओं के बीच में हो रही हैं, ठीक है। अब सभी सक्रिय अणुओं के मध्य होने वाली टक्करों से भी उत्पाद नहीं बनेगा। सक्रिय अणुओं के मध्य होने वाली टक्करों में से भी सिर्फ उन्हीं टक्करों से उत्पाद बनता है जिन टक्करों के दौरान अभिकारक अणुओं का अभिविन्यास सही होता है। तीन चीजें हो गई ना। इन तीन चीजों को सम्मिलित करते हुए अपन जो वेग समीकरण लिख सकते हैं वो है PZQ। Z टक्कर आवृत्ति, Q सक्रिय अणुओं का अंश और P है प्रोबेबिलिटी
फैक्टर प्रायिकता गुणांक जो अणुओं के अभिविन्यास पर निर्भर करता है। तो इस समीकरण को लिख सकता हूं मैं पी जेड गुणा ई का घात माइनस ई ए बटा आर टी। तो ये हो गया अभिक्रिया का वेग। समीकरण किसके अनुसार? मॉडिफाइड कोलिजन थ्योरी, संशोधित टक्कर सिद्धांत के अनुसार। तो ये जो समीकरण संख्या 1 है, वेग बराबर जेड गुणा क्यू, क्यू की जगह ई का घात माइनस ए बटा आर टी, ये तो हो गया टक्कर सिद्धांत का समीकरण। और इसमें जो अपन प्रोबेबिलिटी फैक्टर प्रायिकता गुणांक सम्मिलित कर लेते हैं जो टक्कर के दौरान सही अभिविन्यास को दर्शाता है, तो ये हो गया संशोधित टक्कर सिद्धांत। संशोधित टक्कर सिद्धांत। तो ये थे आज के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में, जिसमें अपन ने पहला टॉपिक लिया सक्रियण ऊर्जा, देहली ऊर्जा, जिसको समझना बहुत आवश्यक है। और दूसरा जो अपना टॉपिक है कोलिजन थ्योरी, जो केमिकल काइनेटिक्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है कि अभिक्रियाओं का वेग है वो किन कारकों पर निर्भर कर रहा है, कैसे उनका वेग ज्यादा होता है, कम होता है, ये सारी चीजें अपन इसमें समझ रहे हैं। तो घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, स्वच्छ रहिए, परिवारजनों का ख्याल रखिए, हाथ धोते रहिए, मेरे वीडियो देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।